नमस्कार दोस्तों, क्या किसान ही फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करता है या कोई और भी है जो कृषि उत्पादों पर कीटनाशकों या फिर हानिकारक जो रसायन है उसका उपयोग करता है। आइए आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि फसल लगाने से लेकर उपज का उपभोक्ताओं तक पहुंचने के दौरान कब कब और किन किन रसायनों का उपयोग किया जाता है। साथ ही हम उन रसायनों के जो हानिकारक दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मिंग को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर टैप करें। दोस्तों, इससे पहला है भूमि सुधारकों का उपयोग। दोस्तों, आप लोगों ने लवणीय या फिर क्षारीय मृदा का नाम तो सुना ही होगा। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इसे रेह तो कहीं इसे ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पर इसे थार, राकर या फिर बाराबारी के नाम से भी जाना जाता है और इसे अंग्रेजी में सलाइन और एल्कलाइन सोइल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इन मिट्टियों का जो रासायनिक सुधार है उसके लिए कैल्शियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोजिप्सम का उपयोग किया जाता है। और इन केमिकल्स के बारे में रिसर्च करने पर पता चलता है कि इसका एक्सेसिव यूज या फिर क्रोनिक उपयोग करने के कारण या दीर्घकालिक उपयोग करने के कारण यह मिट्टी, जल तथा वायु को प्रदूषित करता है और यह मानव स्वास्थ्य के साथ साथ जलीय जीवों और मृदा सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद है खेत की तैयारी के समय विभिन्न प्रकार के जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसका उपयोग। साथ ही खड़ी फसलों की अलग अलग अवस्थाओं में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग किया जाता है। और इन रासायनिक उर्वरकों का एक्सेसिव या फिर इम्प्रॉपर उपयोग से चाहे भूमिगत जल कहें या फिर खेतों से होकर नदियों में जाने वाली पानी कहें, दोनों में ही नाइट्रेट और नाइट्राइट की मात्रा बढ़ने लगी है। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के लगभग 440 जिले की जो भूमिगत पेयजल है उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने लगी है। और इन उर्वरकों के एक्सेसिव या फिर इम्प्रॉपर उपयोग से स्वास्थ्यगत समस्याएं जैसे थायराइड, शुगर, कैंसर के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही नवजात बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम भी देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब है खून में नाइट्रेट की अधिकता। इसे मेथेमोग्लोबिनेमिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें नवजात बच्चे के जो शरीर में जो खून है होता है उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बच्चे का शरीर नीला दिखाई पड़ने लगता है। साथ ही खून में ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। इसके बाद है बीजोपचार, मतलब बीजों की बुआई से पूर्व उसे कवकनाशियों या फिर कीटनाशियों से उपचारित किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही जो थरहा होती है या फिर जो सीडलिंग्स होते हैं उसकी जड़ों को भी कवकनाशियों या फिर कीटनाशियों से उपचारित किया जाता है, ताकि जो फसल है उनमें मिट्टी जनित या फिर बीज जनित रोग पनप ना पाए। बीजोपचार या सीड ट्रीटमेंट के लिए शुरू से ही कार्बेंडाजिम का उपयोग होता आ रहा है। यह एक प्रतिबंधित केमिकल है जो कैंसर कारक है, उत्परिवर्तनीय है, साथ ही साथ यह प्रजनन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करती है। साथ ही साथ इसकी कुछ मात्रा ब्रेस्ट मिल्क या फिर माँ के दूध में भी मिलने की बातें सुनाई देती रही है। लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक स्टडी के अनुसार महाराजगंज जिले की 130 गर्भवती माताओं के दूध का जो सैंपल था उनमें कीटनाशक पाए जाने की पुष्टि हुई थी, जिसमें कार्बेंडाजिम की कुछ मात्रा पाई जाने की संभावना जताई गई। हालांकि अध्ययन में कार्बेंडाजिम पाए जाने की पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही इस अध्ययन को 10 माह के भीतर 100 से अधिक नवजात बच्चों की मृत्यु से भी जोड़ा गया। दोस्तों, अब अगला है निंदानाशकों या फिर शाकनाशियों का उपयोग, जैसे एलाक्लोर हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया। यह जो केमिकल्स हैं, यह जो एग्रोकेमिकल्स हैं या फिर जो निंदानाशक हैं वह प्रतिबंधित केमिकल्स हैं। यह जलीय जीवों के साथ साथ पशुओं को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ मनुष्यों में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। यह किडनी और लीवर को तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, इसके अलावा यह कैंसर कारक भी होता है और यह दीर्घकालिक बीमारियों का कारण भी बनता है। दोस्तों, इसके बाद है खड़ी फसलों में पौध संरक्षण रसायनों का उपयोग। इसके लिए फसलों में विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों या फिर रोगनाशकों का छिड़काव किया जाता है। सामान्यतः जो फसलें होती हैं उनमें 3 से 4 बार पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव किया जाता है, लेकिन जिन कृषि फार्मों में प्रिवेंटिव स्प्रे किया जाता है वहाँ पर इसे लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर या फिर 15 से 20 दिनों के अंतरालों पर इनका छिड़काव होता रहता है। और इस प्रकार लंबे समय तक रसायनों का लगातार छिड़काव होते रहने से यह मनुष्यों के साथ साथ अन्य जो जीव हैं, पशु पक्षियाँ हैं, उनमें भी घातक दुष्परिणाम देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए केरल के कसारगोड में काजू का जो बागान था उसमें
लगभग 25 वर्षों तक इंडोसल्फान नामक जो इंसेक्टिसाइड है उसका हवाई स्प्रे किया गया, जिसके कारण आसपास के जो 11 गांव के लोग हैं वह प्रभावित हुए थे। उनमें मानसिक विकृतियां देखने को मिली थी, शारीरिक विकृतियां देखने को मिली थी, जन्मजात विकृतियां देखने को मिली, साथ ही साथ उनमें फर्टिलिटी की समस्या भी देखने को मिली थी। और एक शोध के अनुसार इंडोसल्फान नामक जो केमिकल है, जो इंसेक्टिसाइड है, वह माँ के दूध में परमिसेबल लिमिट से 800% अधिक पाया गया था। साथ ही जो क्लोरपाइरिफास नामक इंसेक्टिसाइड है वह माँ के दूध में 400% अधिक पाया गया था। दोस्तों, इसके बाद है पादप वृद्धि नामों का उपयोग। इसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं और शॉर्टकट में इसे प्लांट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, खड़ी फसलों में इसका उपयोग फूलों तथा फलों की संख्या बढ़ाने में किया जाता है। साथ ही साथ कुछ फलों में इसका जो आकार है उसमें वृद्धि करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पौध प्रवर्धन में भी कुछ जो पादप हार्मोन है उसका उपयोग किया जाता है। साथ ही कुछ सब्जियां हैं उनमें स्प्राउटिंग रोकने के लिए या फिर अंकुरण रोकने के लिए और स्टोरेज जो ड्यूरेशन है उसमें वृद्धि करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पादप वृद्धि नियामकों के अधिक मात्रा में उपयोग करने या फिर दीर्घकाल तक उपयोग करने, अधिक समय तक उपयोग करने से लीवर किडनी की समस्या के साथ साथ यह आनुवंशिक समस्या का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा प्रजनन संबंधी समस्याएं और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या भी इसके कारण हो सकती है। और एक उदाहरण के बारे में बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका उपयोग कुछ पशुपालक पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए या फिर लैक्टेशन पीरियड बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते थे। साथ ही कुछ सब्जियों में या फिर फलों में इसका उपयोग फलों का आकार में तीव्रता से वृद्धि करने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। लेकिन ऑक्सीटोसिन का रोजाना उपयोग करने से और अधिक मात्रा में उपयोग करने से यह पशुओं में बांझपन का कारण बन सकती है। इसके अलावा यह जिन पशुओं को ऑक्सीटोसिन दिया जाता है उसका दूध पीने से पुरुषों में नपुंसकता जैसी समस्या के साथ साथ स्त्रियों में या फिर बच्चियों में समय से पहले युवावस्था का आ जाना और इसके अलावा यह कैंसर का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, ये तो हो गया खड़ी फसलों में रसायनों का उपयोग एवं उसके दुष्प्रभाव। अब हम आगे वीडियो में फसल कटाई के बाद कौन कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से रसायनों का उपयोग किया जाता है उसे देखेंगे और साथ ही उसके दुष्प्रभाव के बारे में भी आगे देखेंगे। दोस्तों, फसल कटाई के बाद उपज को लंबे समय तक भंडारित करने के लिए इसमें कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, रोगनाशकों का उपयोग किया जाता है। साथ ही फलों को पकाने के लिए भी कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फलों को या सब्जियों को आकर्षक दिखाने के लिए उसमें कलर किया जाता है या फिर वैक्स कोटिंग की जाती है। साथ ही कुछ फलों में उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए भी कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, जो फसल की प्रकृति के साथ साथ प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की विधियों पर भी निर्भर करता है। जैसे कुछ फसलों, फलों तथा कंदों को लंबे समय तक भंडारित रखने के लिए, साथ ही अंकुरण को रोकने के लिए कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है या फिर रेडिएशन का सहारा लिया जाता है। कुछ फलों में फलों को पकाने के लिए इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग एक बैन केमिकल है कैल्शियम कार्बाइड, जिसे कार्बाइड पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, उसका भी उपयोग कुछ फलों को पकाने के लिए किया जाता था, जो कि एक प्रतिबंधित केमिकल है जिससे कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा कुछ फलों तथा सब्जियों को आकर्षक दिखाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए या फिर लंबे अवधि तक भंडारित रखने के लिए इसमें वैक्स कोटिंग किया जाता है। वैक्स कोटिंग के लिए जैसे हनी वैक्स है या फिर कार्नोवा वैक्स है, वह एक अनुशंसित वैक्स है। इसके अलावा कुछ पेट्रोलियम वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया या फिर सिंथेटिक वैक्स हो गया, जिसका उपयोग फलों तथा सब्जियों में करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा कुछ फलों, मिठाइयों या सब्जियों में कुछ प्रतिबंधित रासायनिक कलर का उपयोग होने की भी पुष्टि हो चुकी है। जैसे रोडामाइन बी हो गया, इसका उपयोग कपड़ा हो गया, लेदर हो गया या फिर चमड़ा उद्योग में इनको या छपाई कारखाने में, पेपर कारखाने में इनको रंगने के लिए किया जाता था। लेकिन कुछ लोग इसका उपयोग फूड कलर के रूप में कर रहे थे। इस केमिकल से भी लीवर हो गया, किडनी हो गया, इसके अलावा ब्रेन संबंधी या मस्तिष्क संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह भी एक कैंसर कारक केमिकल है। इसके बाद है मैलाकाइट ग्रीन, यह भी एक कैंसर कारक केमिकल है। साथ ही यह जीनोटॉक्सिक होने के साथ साथ यह कोशिकाओं को भी डैमेज करता है। कुछ लोग इसका उपयोग सब्जियों को हरा रखने, आकर्षक दिखाने के लिए करते थे। इसके बाद है क्लोरोथेलोनिल, यह एक कवकनाशी केमिकल है। यह एक कवकनाशी रसायन है जिसका कुछ फलों तथा सब्जियों में पाए जाने की पुष्टि हुई थी। यह भी कैंसर कारक होने के साथ साथ श्वास संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। अब अगला है औरामिन। चने को
आकर्षक पीला दिखाने के लिए इस कलर का उपयोग किया जाता है, इस पीले कलर का उपयोग किया जाता है, जो कि कैंसर कारक होता है। इसके अलावा पिछले वर्ष ही कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड कीटनाशक पाए जाने की पुष्टि हुई थी। साथ ही नूडल्स में भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाए जाने की पुष्टि हुई थी। और एक रिपोर्ट के अनुसार कानपुर की 16 कंपनियों के जो 32 सैंपल्स थे, उसमें 23 सैंपल फैल पाए जाने की बात कही गई थी।